चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज पहले एक स्टार्टिंग में एकने का प्रोटोकॉल हम लोग समझ लेते हैं। एकने के बाद फिर थोड़ा सा डिस्कशन में डाइल्यूशन पे करना चाह रहा हूँ आज। रेशियो डाइल्यूशन पे थोड़ा सा टेक्निकली कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उस पे इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो एकने क्या है, एकने एक स्किन पे समझो एक तरीके से पस्ट्यूल जैसी जो चीजें हमें नजर आती हैं, और एक तरीके से इन्फ्लामेशन जैसी चीज हमें जब वहां पे नजर आती है, कई बार रेडनेस बम्प्स जैसी चीजें नजर आती है। वैसे तो ये स्किन कंडीशन ही है जहाँ पे हेयर फॉलिकल, ठीक है, सीबम, ऑयल्स और डेड स्किन सेल जो है मिलके कहीं ना कहीं वहाँ पे एक बम्प टाइप जो है क्रिएट कर देते हैं। उसी को हम कई बार पिंपल, एक्ने या वाइट हेड या ब्लैक हेड जैसे जो नाम है उनसे हम जानते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम समझे तो ये केवल स्किन कंडीशन ही नहीं है, इसके अलावा भी और फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं एक्ने की कंडीशन में। लेकिन ये एक्चुअली जो नजर आएगा, एक्चुअली जो हमें इसकी साइट ऑफ डिजीज जो दिखेगी वो स्किन ही होती है, फेस की स्किन मोस्टली होती है। इसके अलावा बैक पे और जो है चेस्ट पे भी कई बार जो एक्ने है वो खासकर मेल्स में काफी देखने को मिलते हैं। दूसरे स्किन की कंडीशन के अलावा अगर इसके बैक में जाएं हम कि भाई फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग समझे तो कैसा होता है, तो वही जैसे उसमें बताया था मैंने आपको डैंड्रफ में कि ज्यादा सीबम के सीक्रेशन होने की वजह से, जो सीबेसियस ग्लैंड से सीक्रेशन होता है उसके ज्यादा हो जाने की वजह से, और मतलब ऑयल का प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा हो रहा है, और फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाने की वजह से डेड सेल के यानी कि क्रिटेनाइजेशन ज्यादा होता है। तो आप समझो कि कैरेटिन और कैरेटिन ज्यादा बनने की वजह से फिर डेड सेल और जो सीबम है उसकी वजह से जो ऑयल वापस प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लोग्ड हो जाते हैं वहां पे। तो उस वजह से भी वहां पे फिर हमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में एकने देखने को मिलते हैं। कई बार वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है उसमें, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी एक छोटा सा जो कारण है वो एकने में समझा जा सकता है। हालांकि अगर और डीप में हम जाएं तो एंड्रोजन हार्मोन ही इसका जो मेन कारण हमें देखने को मिलता है। खासकर मेल में तो एंड्रोजन प्यूबर्टी में और उसके बाद की स्टेज में एंड्रोजन की जो अधिकता है उसकी हो जाने की वजह से ही ये हाइपरक्रिटेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल होती है हमारी स्किन की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर में भी एपिथेलियल सेल से वो बनी होती है। तो वहाँ पे जो सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाइपर क्रिटिनाइजेशन होने की वजह से उसका जो रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। यानी कि जो एक तरीके से जो पाइप जो वहां से निकल रही है, जो डक्ट वहां से निकल रही है, वो क्लोग हो जाने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने की वजह से वहां पे सीबम का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन हो जाता है मतलब सीबम वहां पे इकट्ठा हो जाता है, और इस एक्यूमुलेशन को हम फिर समझे मेडिकल लैंग्वेज में तो इसे कोमिडो बोलते हैं। ठीक है, जिसमें यानी कि कोमिडो इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कोमिडो इज इक्वल टू सीबम, और क्रेटेनाइज सेल्स जो होती हैं वो हमारी वहां पे आ जाती है। फिर कई इसमें जो है फैटी एसिड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कई बार इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। इसी कंडीशन में अलग अलग हम इसको व्हाइट हेड और ब्लैक हेड में देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब जो बम्प वहां पे क्रिएट हो रहा है, जो पिंपल वहां पे बना है, और वो अगर क्लोज है, मतलब जो कोमिडो है अगर वो क्लोज है, उसका कोई मुंह, ठीक है, कोई ओपनिंग वहां पे नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसका जो पॉइंट वाला एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है, वो आपको व्हाइट वहां पे उसका कलर है जो वो नजर आएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से भी वो वहां पे नजर आता है। तो इसलिए हम उसको व्हाइट कोमिडो या व्हाइट हेड एक्ने बोलते हैं। लेकिन जब ये ओपन होता है, यानी कि कोई हेयर फॉलिकल या कोई स्किन का पोर्स वहां पे उसकी ओपनिंग में आ जाता है, उसका मुंह वहां से में ओपन नजर आता है, तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने की वजह से सीबम का और जो कोई वहां पे पस फॉर्मेशन भी हुआ है, तो वहां पे वो ब्लैकिश नजर आता है, यानी कि वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा
सा जो है हार्ड भी हो जाता है, तो उसी को कील भी हम बोलते हैं। तो वहां पे वो ब्लैकिश हमें नजर आता है और उसको हम फिर ब्लैक हेड बोलते हैं। तो व्हाइट हेड और ब्लैक हेड दो तरीके से हम एक नया पिंपल को देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप आपको देखने पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, पस्टिलर एक ने, और इसके अलावा भी और कई टाइप के जो एक ने वो आपको देखने पढ़ने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम एक तरीके से मेडिकली समझे उसको, तो हमारे लिए ब्लैक हेड और वाइट हेड इतना समझना ही काफी होता है। और बाकी सीबम का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है एंड्रोजन के ज्यादा बढ़ने की वजह से, कहीं वहां पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो गई है, मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। ये चीज हमें वहां पे ध्यान रखने की है, और इसी इसी को हम जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे धीरे धीरे जो चीजें वहां पे जो इन्फ्लामेशन है, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, और उसी को हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी ध्यान रखना है, और प्लस हार्मोन हार्मोन की प्रॉब्लम से हो रहा है वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सुपरफिशियली स्किन लेयर पे क्योंकि इरप्शन दिख रहे हैं, वहां पे पेन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसको भी हमें मैनेज करके चलना होता है। आप यानी कि आप समझो कि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम नजर आ रही है, ग्लैंड के सिक्रेशन की प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो हमें S2 C2 का रोल वहां पे जरूर याद रखना है। और सुपरफिशियली आपको S5 C5, ठीक है, Y G, इन जो दो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वहाँ पे चीज़ों को अल्टरनेट करके मैनेज करना है। एक्सटर्नली एप्लीकेशन भी हमें उसी तरीके से वहाँ पे करनी होगी, ताकि जो जो आपका डिस्कलरेशन स्किन में होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इरप्शन को कई बार इरेक्ट हो जाता है, कई बार उसे जो पेशेंट होता है वो उसको फोड़ देता है, ठीक है, और उसकी वजह से वहां पे उसके फिर जो बैक्टीरिया है या जो पस है वो चारों तरफ फैल के वहां पे कहीं ना कहीं स्किन को ब्लैकिश जो है वो कर देता है, तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं ठीक करना होगा। फिर एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि अगर ये रप्चर हो जाए खुद ही, मतलब कोई पस्ट्यूल बना हुआ है वहां पे जिसमें पस का फॉर्मेशन हुआ है, वो किसी वजह से रप्चर हो जाए या फिर पेशेंट ही उसको फोड़ देता है, तो क्या होता है कि जो उसका उसमें सीबम और जो डेड सेल है उनकी वजह से जो कुछ लिक्विड जो पस वहाँ पे बनता है वो कहीं ना कहीं आसपास भी फैल जाता है, और जिसकी वजह से वो दूसरे एरिया में भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए बोलना चाहिए पेशेंट को कि भाई इनको फोड़ने से हमें बचना चाहिए, नहीं तो जो है वो प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से हम इसकी ग्रोथ को वहाँ पे थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाकी हमें ग्लैंड का भी ध्यान रखना है, सिक्रेशन का भी ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं हार्मोनल बैलेंस को भी हमें मैनेज करके चलना है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट को मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, सबसे पहले मैं इसमें एप्लीकेशन बताऊंगा क्योंकि वो कॉमन रहेगी सभी टाइप में। S5 C5 War2 APP, और G या Y में से आपको सिलेक्ट करना है। मोस्टली तो जी का सिलेक्शन ही हम करते हैं, लेकिन कई बार वो छोटे छोटे एक नया पिंपल देखने को मिलते हैं, और छोटी स्टेज में ही रहते हैं कहीं ना कहीं, उनमें पस पॉइंट या ऐसी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आप कोशिश करिए कि जी का सिलेक्शन ही वहाँ पे कीजिए, D4 में आप इसे बनाइए। और जैसे मैंने बताया था आपको, रोज वाटर और प्लस एलोवेरा, एलोवेरा जेल, इनको मिक्स करके कहीं ना कहीं आपको बेस बना के यूज करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, कई बार ऐसे होते हैं, आपने डीप सीटेड एक ने आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक ने आपको ऐसा लगता है कि उसमें देखेंगे गांठ सी पड़ी हुई है जो थोड़ा गहराई तक स्किन में आपको नजर आती है, तो आपको फिर मेडिसिन भी वहाँ डीप में सेंड करनी होगी, और डीप में मेडिसिन भेजने के लिए आपको इसे D5 में बनाना होगा फिर, ठीक है। D4 में सुपरफिशियली ये काम करेगा, और D5 में जब आप इस लोशन को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनल हीलिंग का जो प्रोसेस है उसको ये जनरेट करेगा, यानी कि
जो हमारी अपर लेयर है, जो एपिडर्मिस लेयर है, उसी लेयर की, ठीक है, लास्ट लेयर लेयर तक ये जो है पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। सारी पूरी की पूरी लेयर को ये मैनेज करेगा, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहां से जो है स्टार्ट करेगा। तो तब हमें इसको D5 में सिलेक्शन वहां पे करना होगा। इसके अलावा अगर आपको पस फॉर्मेशन वहां पे नजर आता है, ठीक है, पस जैसी चीजें नजर आती हैं, तो आपको A2S5 फिर C5, ये इंटरनल में बता रहा हूँ। A2S5 यानी कि मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये ओरल ड्रॉप है आपकी जो अभी ले रहा है। फर्स्ट बनाया तो A2S5C5L1 Ven1G। इसको आप यूज करेंगे थोड़ा नेगेटिव में जाके, D6 से ऊपर की तरफ जाते चले चले जाएंगे, तो ये धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो भी नहीं होगी। बैक्टीरिया हो गया तो उसको कहीं ना कहीं ये किल करने का काम करेगा, नहीं हुआ तो बैक्टीरियल सेकेंड इन्फेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज जो पस पॉइंट बना है उसको ये कहीं ना कहीं साफ करने का काम ही करेगा। तो ये आपको लेना है पस फॉर्मेशन में। बाकी जनरल ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नजर नहीं आता है, इंटर एक्सटर्नली आपने जी दे दिया है, तो आप चाहें तो L2 भी अच्छा काम करता है इस पे। L2 के साथ में S5C5 और Y आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और साइज भी बड़ा है, तो फिर आप जी का सिलेक्शन ही करें इसमें भी। फॉर्मूले तो लगभग लगभग एक जैसे, एक आध मेडिसिन हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करनी होती है। और हाँ, लेकिन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हमें ध्यान रखना है, हार्मोन्स की वजह से चीज़ें नज़र आती हैं, तो S2 का अच्छा रोल है वहाँ पे। S2, C2, C1 का भी है, C1 वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको। L1, या सिंपल जैसे मैं बताता हूँ S1L1A3, तो S2L1A3, ठीक है। देखो S2L1A3 भी काम आ गया यहाँ पे हमारे, कहीं पे S1L1A3 काम आता है, कहीं पे S5L1A3 काम आता है, कहीं पे S10L1A3 काम आता है। तो ये एस ग्रुप को बदल बदल के L1A3 बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हमारी मेडिसिन के जो है वो बनाते हैं। और F1 एंड Y ये आपको यूज करना है। और D6 में आप इसको यूज करें थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबम का सिक्रेशन ज्यादा ही रहता है। लेकिन ये मेडिसिन कहीं से भी हमारे स्किन पे काम करने वाली नहीं है। इसमें जो ये टोटल कॉम्बिनेशन है ये स्किन पे कोई काम नहीं करता है। इसका टोटल जो वर्क है वो आपका हाइपोथैलेमस के थ्रू ये चीजों को हम यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं। हालांकि हम यहाँ पे S1 भी ले सकते थे, ठीक है, L2F1Y भी कहीं ना कहीं वो काम कर देता, लेकिन क्योंकि ग्लैंड्स का मामला है खासकर, हमें जो जो S1 भी सभी ग्लैंड पे काम करता है, लेकिन जब स्किन की ग्लैंड की बात आती है, या हाइपोथैलेमस से हमें क्या कंट्रोल कराना है, हाइपोथैलेमस से हमें किसके फंक्शन को कंट्रोल कराना है, तो वहां पे S1 से ज्यादा अच्छा S2 काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सीबीसीएस ग्लैंड की तरफ चीजों को मूव करना है, या वहां से सीबीसीएस ग्लैंड को हमें कंट्रोल कराना है। तो S2L1A3 F1Y और C2 तो मैंने छोड़ ही दिया, साथ में C2, ये आपको यूज करना है। और अगर बहुत क्रोनिक है, या इस कंडीशन में एग्रावेट करते हैं, मतलब इस टाइम बिफोर मेंसेस जो है आपको बताता है पेशेंट के बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाते हैं ये चीज़ें, तब आप इसको 200 में यूज़ करेंगे।
ऐसा बहुत देखने को मिलता है, जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई। तो ये कहीं ना कहीं आप इनका यूज करेंगे। डब्ल्यू का रोल भी कर सकते हैं, लेकिन वाई जी का ही मोस्टली यूज है हार्मोनल चीजों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइपर ही रहती हैं, उनको डाउन करने के लिए वाई का मोस्टली यूज करते हैं। कहीं पस फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, इंफ्लामेटरी रिएक्शन है, पेन की कंडीशन हो रही है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो फिर A2 और C5G कहीं ना कहीं इन सब का रोल बहुत अच्छा वहाँ पे रहता है। इसके अलावा आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप एक काम करें, S5 C5 नीचे रखें, एस मतलब दो कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ आपको। इधर A2 रखो आप, और यहाँ पे रखिए आप वाई साथ में L1 को थोड़ा कम रखना। L1 की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम रखनी है। इसको D6 में लीजिए आप, C5 N1 और G, इसको भी आप D6 में लीजिए। तो ये भी आप जो है एक नए कॉम्बिनेशन के तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी काम करता है। हालांकि जो ये मैंने आपको बताया है, ये उन कंडीशन में है जैसे जहाँ पे डाइटरी प्रॉब्लम की वजह से एक ने किसी को हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार वही एक ने जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ही देखने को मिले। मान लो किसी को इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से एक ने देखने को मिल रहे हैं, डाइट की वजह से जो है वो एक ने देखने को मिल रहे हैं, या नॉर्मली ऐसे इन्वायरमेंट में या वेदर में वो रह रहा है जहाँ पे चिपचिपी स्किन हो जाती है, ठीक है, और ऑयली स्किन जैसी कंडीशन बनने की स्थिति वहां पे रहती है, ज्यादा गर्मी वाले एरिया हो गए, तो उन जगह आप इनको जो है यूज कर सकते हैं। आपको लगता है हार्मोनल प्रॉब्लम भी है, तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले को अलग से कहीं ना कहीं ऐड करके चला दिए, इसके ग्लोबल बना के भी आप चला सकते हैं D6 वाले के। खासकर मेल में तो यही है, फीमेल में मोस्टली कंडीशन यही देखने को मिलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिन तक आपको 4 5 6 7 दिन या 1 वीक के आसपास तक 200 देके फिर धीरे धीरे उसको 30 पे, 30 से D10 और D6 में आप उसको लेके आ सकते हैं नीचे तक। तो ऐसे हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है, कंडीशन देखनी है, क्योंकि हर पेशेंट जो आपके पास आएगा वो एक जैसे सिम्टम थोड़ा ही लेके आएगा, किसी के कुछ होंगे, किसी की कोई प्रॉब्लम होगी। तो इन कंडीशन में हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो लगभग सेम ही है सबके लिए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट फॉर्मेशन की कंडीशन का हमारा अलग है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको पस्ट्यूल देखने को मिल रहे हैं। बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम नजर आती है, खासकर प्यूबर्टी के एज में जब एकने की आपके पास केस आएंगे, तो ये तो हमेशा चलना ही है आपका, ये तो साथ में रहेगा ही। कई बार इसमें C2 की जगह C1 ऐड करना पड़ सकता है आपको, लेकिन फर्स्ट जो चॉइस है वो C2 ही रहेगी हमें, क्योंकि हमें वाई के थ्रू कहीं ना कहीं S2 और वाई के थ्रू हम, और C2 के थ्रू जो सीबम का एक्सेस सिक्रेशन है उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। हाइपोथैलेमस का वर्क भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और दूसरा ये है कि सिक्रेशन को ये सीबीसीएस पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लेके जाएगा ही, जाएगा हाइपोथैलेमस के थ्रू ही। तो ये देखने में काफी सारी चीजें हैं, बाकी तो आप मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन ये इनमें से तो आपको कंसिडरेशन हमेशा रहेगी ही, इसके बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये चीजें आपको देखनी है। अब एक डिजीज और यहाँ पे मैं छोटी सी ले दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी जो डिजीज है स्किन की वो हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल फास्टली भी जो है देखने होंगे, समझने होंगे। बाकी जो मैं वार्ड्स के बारे में एक्चुअली बात कर रहा हूँ मस से, वार्ड्स जो है वो क्या है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसकी वजह से ये फैलता है, यानी कि ये वायरल डिजीज है, और कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैलता है, यानी कि कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के टावल वगैरह शेयर करने से
इवन बाथरूम शेयर करने से भी ये डिजीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। कई बार जैसे आपने देखा होगा हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहाँ पे वार्ड्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है, क्योंकि एक बच्चे को हो जाए फिर वो जो है अपने कई बार टॉवल्स भी शेयर करते हैं, इवन बेड्स तो शेयर करते ही हैं हॉस्टल में सब। ठीक है, शेयरिंग में चीजें रहती हैं। और स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं बच्चे कई बार, फ्रेंडशिप में बन के कि भाई हम एक ही हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर रूम ही शेयर है, एक रूम में दो तीन लोग रह रहे हैं तो भी चीजें वहाँ पे शेयर होती हैं। तो उस सभी जो स्थिति में है ये वायरस जो है हमारी स्किन में जाता है। होता ये भी वही है कि जो डेड सेल हैं वो एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह इकट्ठी होके और फिर वहाँ पे एक हार्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेती है। कई बार ये स्ट्रेंगुलेटेड भी होते हैं, मतलब लटकने वाले, थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, कई बार बहुत हार्ड होते हैं। और अलग अलग शेप में इनकी कंडीशन देखने को मिलती है। एक्चुअली जो हमारी सेल हैं, जो जो सेल जो इकट्ठी होके वहाँ पे सुपरफिशियली लेयर पे आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रही है, वो किस तरीके से उनके जो लेयर है वो बन के ऊपर की लेयर पे आए वो उसमें डिपेंड करता है। हालांकि ये डीप लेयर से ही जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तो ठीक है हुआ है, लेकिन चीजें तो क्योंकि क्रिटेनाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं डर्मिस लेयर से शुरू होकर हाइपर जो आपकी एपिडर्मिस है उसकी तरफ बढ़ते चला जाता है। तो इसमें कई बार फ्लैट वार्ड्स होते हैं, बिल्कुल चपटे टाइप के वार्ड्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक मिनट रुकिए भी आप, कोशिश करता हूँ कोई फिगर। जेनेटल एरिया में भी जो है वार्ड्स कई बार इसमें देखे गए हैं। और जेनेटल एरिया के वार्ड्स कई बार बहुत क्रोनिक भी हो जाते हैं, जहाँ चीज़ें कई बार वर्स्ट कंडीशन में चली जाती हैं। बस एक मिनट, पिक्चर मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था जिसमें कम से कम तीन चार टाइप के जो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं वो वार्ड्स रहे, ताकि हम समझें कि भाई एक्चुअली ये वार्ड्स की ही कंडीशन है। ट्रीटमेंट तो हमारा लगभग लगभग एक जैसा ही रहता है, वो ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आते, चाहे हम कोर्स की बात करें या फिर। ये देखिए आप, तो इस टाइप से अलग अलग जो वार्ड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अभी एक फिगर किसी ने मुझे भेजा भी था आपके ग्रुप में से ही, किसी कोई से ग्रुप में से, जिसको मैंने बताया फ्लैट वार्ड्स थे वो एक्चुअली। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी देखने को मिल सकते हैं स्ट्रैंगुलर जो लटकने वाले वार्ड्स हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कॉमन वार्ड्स, फ्लैट वार्ड्स, प्लांटर वार्ड्स जो नीचे पैर के देखने को मिलते हैं।
कॉर्न और वाट्स में भी डिफरेंस होता है। जब कॉर्न बताऊंगा या कंपैरिजन में आपको एक दिन बता सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये जो ब्लैकिश वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ा सा ओपन जो माउथ टाइप जैसी चीजें देखने को मिलती है, तो ये मोस्टली जो केस में 99% केसेस में ये वार्ड्स ही होते हैं। दोनों का फॉर्मेशन एक्चुअली अलग अलग है, वार्ड्स का और जो हमारे कोन होते हैं। तो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब वार्ड्स का इन जनरल मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और यूट्यूब पे भी मैंने ऐड तो किया हुआ है, बहुत सारे व्यूज भी हैं, लाइक्स भी हैं उस पर। इसमें आप देखिए, पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यहाँ पे बताता हूँ। A2S5, क्योंकि ये तो अपर लेयर पे ही लगना है। C5 Van 1 एंड G। बहुत हार्ड है तो आप RE भी लगा सकते हैं। इसको D3 में या D4 में आपको अप्लाई करना है। D3 में लगाइए या D4 में लगाइए, और किसी ऑयल में बना के लगाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ऑइंटमेंट टाइप से, ताकि वो कुछ देर तक वहां पे लगा रहे। बाकी थोड़ा सर्दियों के लिए एक और अच्छा उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। आप इस मेडिसिन को जो आपने बनाया D4 या D3, 5 से 6 ड्रॉप जो जिंजर होता है, अदरक होता है, उसके रस, जिंजर का जो जूस थोड़ा सा बहुत 5 6 10 ड्रॉप के आसपास निकाल के उस पर लगाएंगे, तो उससे भी काफी तेजी से जो इसका साइज है वो रिड्यूस होता है। कोई केमिकल बेस की मैं बात नहीं करूंगा, वैसे बहुत सारे केमिकल बेस भी लोग यूज करते हैं, लेकिन हम क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट है तो हम उसी तरीके से बात करेंगे। इसके अलावा हाइयर पोटेंसी की बहुत ज़्यादा जरूरत इसमें होती है। तो Van 1 200 या 1000 कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखिए चलिए, बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो 1000 को वीकली क्या 15 दिन में एक बार यूज़ कीजिए आप। नहीं तो Van 1 200 को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं कुछ दिन तक, और इससे जो है चीज़ें मैनेज होंगी। जो प्रोसेस तेजी से जो वायरल का जो फैलाव है, जो बढ़ना है, ठीक है, जो साइटोकाइन तरीके से वहाँ पे कंटिन्यूअस उसको फैला रहा है, नंबर ऑफ वार्ड्स डेली जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, जो छोटा है वो कंटिन्यूअस बड़े होते चला है, तो उस प्रोसेस को ये रोकने का काम करेगा। मैंने जब Van 1 से पहले उसमें प्लांट्स पढ़ाए थे तो थूजा के बारे में मैंने आपको बताया था। तो और होम्योपैथी में तो बिल्कुल पेटेंट रेमेडी है कि हर पेशेंट को किसी भी टाइप का वार्ड्स रहे, जबकि होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन रेमेडी सेलेक्ट होती हैं। मतलब फेस पे वार्ड्स हैं तो कुछ और रहेगा, ठीक है, वो वार्ड्स कॉमन वार्ड्स हैं तो कुछ और मेडिसिन रहेगी, ठीक है, वो फोलिक कुलर टाइप के या फोली एक टाइप से जैसे स्ट्रैंगुलर है तो कुछ और रहेगा, सॉफ्ट है तो कुछ और रहेगा, हार्ड है तो कुछ और रहेगा, फ्लैट है तो कुछ और रहेगा, ठीक है। तो लेकिन किसी भी केस में वहां पे ये ध्यान रखना है, और प्लांटर है तो कुछ और रहेगा, लेकिन वहां भी थूजा हर एक पेशेंट को वो 200 में या 1000 में, कई बार तो 10,000 में भी वहां पे जो है मंथली जो है 1 या 2 बार मेडिसिन को यूज किया जाता है। तो हमारे पास भी है Van 1, जो अकेली थूजा से बहुत जो बेटर है। इसमें और भी 14 15 प्लांट्स ऐड किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ग्रोथ को, ठीक है, इसलिए कैंसर की भी जो है टॉप मोस्ट रेमेडी है Van 1। इसके साथ अगर बहुत हार्ड वार्ड्स हैं आपके, जैसे फ्लैट वार्ड्स जो हैं वो भी हार्ड होते हैं कई बार, और इसके अलावा कॉमन वार्ड्स भी हार्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है C4 का 200 भी अल्टरनेट करके कुछ दिन तक यूज करेंगे। और ज़्यादा दिन यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी 1 वीक तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो हार्ड है, हार्ड नहीं है तो इसके बिना भी आपका काम चल सकता है। इसके अलावा आप L1 भी जो है थोड़ा सा अच्छी रेमेडी है। L1 200 को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मान के चलता हूँ, इसमें एक प्लांट है एचिनेशिया, और एचिनेशिया 30 200 में जब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये वायरस और बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करने का काम करता है। जब इसको हम थोड़ा पॉजिटिव में करके देते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए L2 को जब D4 में दिया जाता है WE के साथ,
या सिंथेसिस जो कॉम्बिनेशन है उसको डब्ल्यू के साथ जब दिया जाता है D4 में फर्स्ट डाइल्यूशन में या सेकंड डाइल्यूशन में या D5 में, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपकी वो कंटिन्यूस बढ़ती चली जाती है, बिकॉज ऑफ L1 में भी एचिनीशिया होता है। लेकिन जब ये थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा डाइल्यूट होता चला जाता है तो इसका इफेक्ट दूसरे तरीके से भी वहां पे आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये बैक्टीरियल और वायरल की जो ग्रोथ हो रही है कंटिन्यूस, उसको बढ़ने से ये रोकता है। तो इनको भी, ये तीन रेमेडी को आपको हायर जो पोटेंसी है उसमें यूज करना है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने इफेक्टिवली और कितने अच्छे तरीके से आप इनको यूज करें। इन जनरल आप पूछें तो आप इनको अल्टरनेट करके भी यूज कर सकते हैं, मतलब सुबह N1 200, दोपहर को C4 200 और शाम को L1 200, ऐसे कुछ दिन तक उसको जो है दिया जा सकता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ। तो ये आपकी एक तरीके की कॉमन जो रेमेडी है या मेडिसिन है वो आपकी हो गई है। वार्ड्स की जो आपको सभी पेशेंट पे जो है वो चलानी है। इसके अलावा अब हमारा जो सिलेक्शन बनेगा कंटिन्यूअस जो रेमेडी है उसके लिए A2 इसमें रहना ही रहना है। A2 के अलावा S2 का हम सिलेक्शन करेंगे। C4, N1, L1 और G। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। लेकिन अगर क्रोनिक है, बहुत ज्यादा है, काफी दिन से हैं, तो आप इसको 200 में यूज करेंगे। 200 में भी आप इसको दिन में कुछ दिन तक 2 बार ही जो है लेंगे, और 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार बहुत सारे पेशेंट पे मैंने यूज कर लिया है, और मेरी वीडियो के थ्रू भी बहुत सारे लोगों ने जो है इसको यूज कर लिया है। तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको नीचे करके लेके आते हैं क्रोनिक में। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर ये रेस्पॉन्ड ना करे, फर्स्ट तो यही एडमिट करना है A2, तब हम फिर सुपरफिशियली काम करते हैं S5, C5, N1, N1, जी। इसको आपको कंटिन्यूस जो है 30 में चला दीजिए, लेकिन ये आपकी सेकेंडरी अप्रोच रहेगी। फर्स्ट अप्रोच में आपको वही रखना है जो ऊपर मैंने बताया। ऐसा भी कई बार जो है करना पड़ सकता है, ये हमें कंडीशन में जो है ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी जो है चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती है आपको, मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ C3। खासकर प्लांटर जो वार्ड्स होते हैं, जो पैर के नीचे वाले जो वार्ड्स हैं, उसमें क्या होता है कई बार बहुत नुकीले, बहुत हार्ड हो जाते हैं, जो कई बार चप्पल जूते वगैरह जो पहनते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चुभन उनको महसूस देती है। तो वहाँ पे इसको आपको इसमें C5, ठीक है, C3, C5 की जगह आपको C3 का सिलेक्शन करना पड़ सकता है, क्योंकि हम फिर दूसरे तरीके से वहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा डीप में जाके वहाँ पे काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांटर वार्ड्स भी कई बार ऊपर से बहुत हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो भी ऊपर से बहुत, तो प्लांटर वार्ड्स भी कई बार बहुत हार्ड देखने को मिलते हैं, एकदम से स्टोनी ग्रोथ, पत्थर जैसी ग्रोथ वहां पे देखने को मिल सकती है। उस स्थिति में आप चाहे तो C4 का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, केवल ये एडमिनिस्ट्रेशन ही, केवल ये एप्लीकेशन ही, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और हायर पोटेंसी ही आपके पेशेंट की जो कंडीशन है उसको
60 to 70% तक ठीक करने की क्षमता रखती है। वैन वन, C4 और L1 हायर पोटेंसी में जब आप अल्टरनेट करके देते हैं तो आप देखना वहां पे बहुत तेजी से जो है वो रिड्यूस होंगे और आगे बढ़ने से रुकेंगे। साथ में एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको देनी है। फिर तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कोई फॉर्मूला वहां पे दूसरी चीजों के लिए बना के दे देना है, वो वहां पे काम करेगा ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहेगा। तो ये था हमारा दूसरा फॉर्मुलेशन जो वाट्स का मैंने आपको बताया लिखने के बाद। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस, हाँ हाँ क्यों नहीं, रिपीट कर सकते हैं 200 पोटेंसी को। अब 200 पोटेंसी को जो आपका ये वाट्स वाली कंडीशन है, मैंने बताया 15 दिन तक भी कंटिन्यूअस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ तो मैं अब आपको थोड़ा सा, क्योंकि डायल्यूशन डायल्यूशन बहुत काफी सारी चीजें हो रही हैं, और मैं बहुत डीप में एकदम से ले जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें टेक्निकली या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। उसको मैं अब समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेक्चर रहेगा। ऑल 200, केवल ये वाले 200 में मिक्स कर सकते हैं, इनको इनको मिक्स नहीं करना है। वैन वन 200, C4 200, L1 200 को मिक्स नहीं करना है, ये अल्टरनेट करके देने हैं सब। मैंने बताया था ALT मतलब अल्टरनेट, ALT मतलब अल्टरनेट। तो ये मिक्स नहीं करने हैं, अलग अलग करके देने हैं आपको। दिन में एक बार वैन वन, दिन में एक बार C4, दिन में एक बार L1। एक को सुबह, एक को दोपहर, एक को शाम। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस आप उसको चला सकते हैं। हाँ तो चलिए, बहुत सारी कुछ बात करनी है, वो धीरे धीरे फिर एक बार टॉपिक भी आएगा डाइल्यूशन का। एक इन जनरल जो डिस्कशन है, या जो इन जनरल एक बात है डाइल्यूशन के बारे में, मैं थोड़ी सी कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम देखें कि जो जितनी भी मेडिसिन है वर्ल्ड की, या जितने भी पैथी हैं, उनमें मेडिसिन को दो दो तरीके से आप मेडिसिन को डिवाइड कर सकते हैं। पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था कि जब एक तो बिल्कुल माइक्रो वॉल्यूम होती है मेडिसिन की, जिनको वो छोटी सूक्ष्म मात्रा में हम जो है मेडिसिन को एडमायर करते हैं या एडमिट करते हैं या पेशेंट को देते हैं। एक जहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकली जो क्वांटिटी है या वॉल्यूम है, वो मेडिसिन की थोड़ी ज्यादा होती है। एलोपैथी में जैसे पूरा ट्रीटमेंट जो है वो इसी कंडीशन पे किया जाता है। फिर जो माइक्रो एप्लीकेशन ऑफ रेमेडी है, या माइक्रो वॉल्यूम ऑफ रेमेडी है, जो बहुत कम मात्रा में दी जाती है, तो वैसे तो पुराने टाइम में अगर हम जाए तो आयुर्वेद में भी ये एक एप्लीकेशन करने का तरीका था, जिसको बोलते थे सूक्ष्म औषधि। ठीक है, बहुत कम मात्रा में औषधि की जो एप्लीकेशन है, या जो पेशेंट को दी जाए, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। और ऐसा बहुत सारी रिकॉर्ड्स में पुराने में कहीं देखने को मिलता है कि इसी से जो है फिर होम्योपैथ बाद में बना। तो आयुर्वेद में जब लोग चीजें इधर से उधर माइग्रेट हुई, थोड़ा इन्वेडर की वजह से भी प्रॉब्लम हुई, कुछ चीजें जो है गड़बड़ भी हुई, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, तो वहां से भी चीजें बहुत सारी माइग्रेट होके पहले चीन में गई, चीन से फिर यूरोप में गई, यूरोप में फिर ये होम्योपैथी बन गई। ठीक है, तो सूक्ष्म जो मेडिसिन है, जो कम मात्रा में माइक्रो लेवल पे मेडिसिन दी जाती है, उसमें सबसे पहले होम्योपैथी का नाम आता है। फिर बायोकेमिक, बैच फ्लावर रेमेडीज, और अब हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, क्योंकि हम भी मैक्स सूक्ष्म मात्रा में ही मेडिसिन को एडमिट करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें, अब जो जो सूक्ष्म मात्रा, जो कम माइक्रो स्केल पे जो रेमेडी, जो मेडिसिन हम बनाते हैं अपनी, उनमें क्या रहेगा, और उनमें एक पर्टिकुलर व्हीकल देखने को मिलता है जिसमें मेडिसिन मिक्स करके बनाई जाती हैं।
उस व्हीकल में मेडिसिन की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। और वो उस वैल्यू को हम अगर देखें केमिकली या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा, अलग अलग पोस्ट पे भी, फेसबुक की इधर उधर। तो हमारे व्हीकल में क्या वॉल्यूम निकल के आ रही है, कितनी मेडिसिन है, कितना व्हीकल है उसमें, ठीक है, वही उसकी विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी केवल मेडिसिन में नहीं, विस्कोसिटी आप अगर देखेंगे समझेंगे तो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। विस्कोसिटी यानी कि पावर ऑफ मेडिसिन जो है वो भी विस्कोसिटी ही है। वो, और वो कहाँ नहीं है, वो जूस में भी है। जूस में कितना पार्ट वाटर का है और कितना जो फ्रूट है उसका पार्ट है, तो उसकी विस्कोसिटी है। और हमारे ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं, हर एक की अपनी अलग विस्कोसिटी होती है, मतलब हर एक कंपोनेंट की अपनी अलग वैल्यू होती है। फिर चाहे वो आपके कोई एंजाइम हो, चाहे कोई हार्मोन रहे, उसका भी भाई मिक्स तो सब ब्लड में ही है ना, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होके इधर से उधर जा रहे हैं। सबकी अपनी वॉल्यूम होती है। जब वो वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि जैसे हीमोग्लोबिन की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो यानी कि ब्लड गाढ़ा हो गया, विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, अब ब्लॉकेज का खतरा है। हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो गई तो यानी एनीमिया डेवलप हो गया, ऑक्सीजन एनीमिया कम डेवलप हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम रहेगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो यानी कि जो हमारे ऑर्गन है उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वीकनेस आ जाएगी। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की वीकनेस देखने को मिलेगी। तो विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डाइल्यूशंस में भी। तो फिलहाल तो खैर मैं विस्कोसिटी समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब डाइल्यूशन क्या है, किसी सब्सटेंस को या किसी पार्ट को, किसी, ठीक है, किसी पदार्थ को, किसी सोलवेंट को जब किसी सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी जो मोलिकुलर डिस्टेंस है उसको जब हम बढ़ा देते हैं, उसके बॉन्ड को ब्रेक करके, उसके मोलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है जो कहीं ना कहीं माइक्रोन में, माइक्रो मिलीमीटर के में होती है, उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा इसमें जो है एनर्जी वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने एटम बम जो है वो सुना होगा, ठीक है। तो वो जितने ज्यादा फैलते चले जाते हैं उतनी ज्यादा उसमें चीजें अंदर बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही वहां पे मोलिकुलर डिस्टेंस का भी बहुत वैल्यू रहती है। तो वहां पे मोलिकुलर डिस्टेंस कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाएगी जैसे हम डाइल्यूट करते चले जाएंगे। तो आपने किसी भी सोलवेंट को किसी भी सॉल्यूशन में डाइल्यूट किया तो वो एक डाइल्यूशन बना। फिर जो डाइल्यूशन बन गया उसको आपने दोबारा फिर डाइल्यूट किया, वही उसका दूसरा डाइल्यूशन बन गया। फिर आपने तीसरी बार, ऐसे ही नंबर ऑफ डाइल्यूशन जो है वो बनते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि डाइल्यूट करने का रेशियो क्या रहा। अब समझने की कोशिश करना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। डाइल्यूट करने का रेशियो क्या रहा, मतलब जब आपने फर्स्ट बार डाइल्यूट किया, फर्स्ट टाइम डाइल्यूट किया, तो सोलवेंट कितना था और सॉल्यूशन कितना था, जिसको घोला गया वो कितना था, जिसको डाइल्यूट किया गया उसकी कितनी वैल्यू थी, और जिसमें डाइल्यूट किया गया उसकी कितनी वैल्यू थी, ठीक है। तो ये रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट रूल इसमें निकल के आता है। अब वही है, जब हम बोलते हैं, समझते हैं कि भाई 30 ml में हमने इतनी ड्रॉप डाल दी तो क्या हुआ, 30 ml में इतनी ड्रॉप डाल दी तो क्या हुआ, ये सब चीजें सामने आती है ना। तो ये सब चीजें सामने तो आती हैं, लेकिन सोलवेंट और सॉल्यूशन का रेशो निकाल के आप देखेंगे ड्रॉप वाइज, तो वो कभी भी फिक्स आएगा नहीं। आप उसको फिक्स करके नहीं रख सकते कि ये D1 है, D2, ये 3 है। एक्चुअली ये सारा सिर्फ अंदाजे का खेल है। और चलो खैर, पहले मैं रेशियो बता देता हूँ आपको। तो एक रेशो हम यूज करते हैं, 1:9 का रेशो यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं डेसिमल स्केल बोलते हैं। रेशियो का स्केल मतलब कितना पार्ट मेडिसिन रहेगा, एक पार्ट मेडिसिन 9 पार्ट आपका जो है वो व्हीकल का रहता है। फिर एक स्केल है 147, या कई बार कुछ लोग इसको बोलते हैं 149। वैसे तो
ओरिजिनली तो ये 149 ही था। हाफ सेंटीसीमल स्केल, ये एक्चुअली बाद में बना, पहले ये बना था सेंटीसीमल। सेंटीसीमल स्केल, अब आप समझिए, डॉक्टर हैनमैन जिन्होंने होम्योपैथी का जो है आविष्कार किया था, होम्योपैथी को इन्वेंट किया था, उनका फर्स्ट जो स्केल था वो यही था 199 का स्केल। फिर डॉक्टर हेरिंग ने उनके बाद में 19 का स्केल बनाया, जिसको हम अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी यूज करते हैं। और जितना भी आईडीसी में मैक्सिमम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हो रहा है, वो सब जर्मन जो फार्माकोपिया है, होम्योपैथी का फार्माकोपिया ही वो लगभग लगभग है। हालांकि जर्मन फार्माकोपिया उसे आप सिंपली बोल सकते हैं, उसमें 19 और 199 दो का जो है वो जिक्र किया गया है। तो 19 का मोस्टली यूज करते हैं, ये उसके बाद फिर ये यूज करते हैं हाफ सेंटीसिमल 147 का रेशियो यूज करते हैं, जिसमें एक पार्ट मेडिसिन होता है और 47 पार्ट जो है वो व्हीकल का होता है। अब आप किसी भी डाइल्यूशन को या रेशियो को किसी पैथी से नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब जब मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी और डाइल्यूशन हमेशा से पहले से ही केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों टाइप की केमिस्ट्री में यूज होता आ रहा है, तो होम्योपैथी ने भी इसको कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही लिया था। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स जो आज आज की टर्म है, या फिजिकल केमिस्ट्री जो दोनों को मिला के बनती है, उसी से सॉल्यूशन, सोलवेंट और ये सब चीजें निकल के आती है, जो आज के टाइम में फिर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और इस टाइप की जो टर्म्स है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के निकल के आती है। खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, या फिजिक्स जो जहाँ पे क्वांटम फिजिक्स आप बोले, इन सबको मिला के चीजें अलग अलग सब्जेक्ट वो फिर बनते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, कितने सारे टाइप के सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितने सारे सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के मैकेट्रॉनिक्स बन जाता है। तो इस टाइप से ही चीजें वहाँ पे जो है निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री की देन है, इसको हम केवल एक पैथी से नहीं जोड़ सकते हैं, और बिना कैलकुलेशन के इन चीजों को जो है हम बना के भी नहीं रख सकते हैं। अब ये रेशो हुआ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है फिर, ड्रग स्ट्रेंथ। मतलब जिसे सिंपली आप जो है पावर बोल सकते हैं। तो ये जैसे ये 1/10 होती है, 1/10 ही इसको वहां पे लिखा गया है। इसको आप कैसे भी ले लो, वैसे 1/50 है ओरिजिनली, तो जहाँ से ये शायद मैटी जी ने भी उसी तरीके से इसको लिया होगा कि भाई बिल्कुल 150 करेंगे तो होम्योपैथी हो जाएगा। और बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए होंगे उन्होंने, ऐसा नहीं है। और चेक को ये चेक किया होगा कि 150 से 147 का रेशो शायद ज़्यादा अच्छा रहा होगा। बस प्रॉब्लम ये रही कि टाइम टू टाइम रिसर्च नहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उतना हो पाया, मान्यता नहीं मिली उस वजह से, या मैक्सिमम लोग जो है वो एलोपैथी की प्रैक्टिस में चले गए। और आज भी 50% से ज़्यादा लोग जो है वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। और ये सबसे बड़ा कारण है मान्यता ना मिलने का। जब भी गवर्नमेंट पॉजिटिव सोचती है, कहीं ना कहीं ऐसे केस निकल के आ जाते हैं, बीएमएस लिखा है अंदर, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, इस टाइप के इंजेक्शन जो है चल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी रुकावट है। सब लोग मिलके चाहें कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़े, जिनको नहीं मिली है वो सीखें। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल आपके हो गए, इसके अलावा भी चीजें चल रही हैं, जैसे 1999, ठीक है, मिलीसिमल बोलते हैं इसको शायद। हाँ मिलीसिमल है। और एक ये है 50 मिलीसिमल, 1/50,000, यानी कि 50,000 ड्रॉप
मान के चलो आप पानी की और उसमें 1 ड्रॉप मेडिसिन की डालें, और इनका इफेक्ट और ज्यादा क्यूरेटिव हो जाता है 1/1000। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगी उतना ज्यादा क्यूरेटिव इफेक्ट होता चला जाता है, जितने ज्यादा मोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी। इसलिए हायर पोटेंसी, अब आप देखो बैक पोटेंसी सब लोग दे रहे हैं, अलग अलग फार्मा वाले। पहले बोलते थे नहीं 147 ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन जब देखा डिजीज की और नहीं हो रही है, हायर पोटेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है कहीं ना कहीं, तो इसको यूज किया गया। और दूसरा, रिजिडिटी से भी हमें बाहर निकलना चाहिए कि हम ये यूज नहीं करेंगे, ये हमारा पार्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है या होम्योपैथी, ये डाइल्यूशन किसी का पार्ट नहीं है, डाइल्यूशन केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको कोई भी अडेप्ट कर सकता है। क्या जो वैक्सीन बनती है वो डाइल्यूट नहीं होती? जो वैक्सीन बनती हैं वो सब डाइल्यूशन ही तो है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी, आरएनए टाइप की वैक्सीन, जिसमें वायरस के पार्ट को लिया गया उसको, और बहुत ज्यादा 1 ड्रॉप, मान लो एग्जांपल दूं कि 1 ड्रॉप वायरस के सीरम की ली गई, और उसको 10,000, 50,000, 1 लाख ड्रॉप जो है किसी व्हीकल में डाल के, और फिर उसको और प्रोसेस करके उसकी चीजें देख के, तो कहीं ना कहीं डाइल्यूशन तो फिर एलोपैथी में भी हो गया। तो डाइल्यूशन कोई किसी का ऐसा जो है पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है एक्चुअली, जो ये चीजें हमारी निकल के आती हैं। जैसे मैं 19 की ही बात करूं आपको, एक पार्ट और 9 वाले पार्ट की बात करें हम, ठीक है, यानी कि 1/10 की हम बात करें। इसमें जब आप क्रूड से, मैं क्रूड से ही लेके चलूंगा, जब आप 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0.1। यानी कि आपने एक बार डाइल्यूट किया मेडिसिन को, आपने जो क्रूड पार्ट आपने इकट्ठा किया उसको आपने एक बार डाइल्यूट किया, तो वहां पे जो मेडिसिन की पावर निकल के आई, एक्चुअली यही विस्कोसिटी है जिसको मैंने आपको पहले बताया था। इसमें कितनी मेडिसिन है? डी, एक बार आपने डाइल्यूट किया तो ये क्या बना आपका? D1 19 के रेशो से। फिर आपने क्या किया, अब इसको आगे डाइल्यूट किया, यानी कि D1 को आगे डाइल्यूट किया, यानी कि 0.1 को फिर आपने 10 से डिवाइड किया, तो अब ये क्या आया? अब ये क्या आया? 0.01। फिर आपने 0.01 को डिवाइड किया 10 से, मतलब D2 को फिर आपने एक बार डिवाइड किया, ये आया 0.001। यानी कि ये हुआ D2 और ये हुआ D3। D4 तक दिखाऊंगा, आगे आप समझ ही जाएंगे। 0.001 को फिर आपने 10 से डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब आप घोल रहे हैं, ठीक है। एक, क्योंकि जब आपने D4 का एक, D1 का एक पार्ट D2 में लिया, तो उसमें एक्चुअल मेडिसिन तो इतनी है ना, इसलिए आप इसको 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 0.0001। ये आपका D4 हुआ। अब आप मुझे बताइए कि जब आप D3 की 40 ड्रॉप किसी 30 ml में डाल रहे हैं, ठीक है, या D3 की 20 ड्रॉप 30 ml में डाल रहे हैं, तो एक्चुअल में फिर वो कहाँ कितना डाइल्यूट होके पहुंच रहा है? ड्रग स्ट्रेंथ कहाँ पे चली जा रही है उसकी, और रेशो क्या हो जा रहा है? अगर आप इसको 19 से ही डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो रेशो ठीक आएगा, जो आपको चाहिए 19 वाला रेशो ही आएगा। फिर आप, क्योंकि वो माप नहीं कर रहे हैं ना आप, फिर तो आप 19 से कर रहे हैं। आप 30 ml में 3 ml डाल रहे हैं, ठीक है, 30 ml में 3 ml डाल के 19 के रेशो से, यानी कि 110 के, जो एक्चुअली में है 110 के रेशो से, या 19 से, सॉरी 110 की ड्रग स्ट्रेंथ से, या 19 के रेशो से आप कंटिन्यूस उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसको 199 से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 199 के रेशो से भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, 1/1000 आ जाएगा।
एक बार मैं दिखा देता हूँ। 199, 1/1000 क्या हुआ? 0.001। अब आप देखिए, ये इसका D1 है, ये भी D1 ही है, ये भी आपने क्रूड से ही बनाया। मतलब 1 ml, 1 ड्रॉप क्रूड और 10 ड्रॉप डिस्टिल वाटर से आपने 0.1 पावर का D1 बनाया। वहीं आपने 1 ड्रॉप और 99 के मिक्सचर से आपने 0.001 पावर का D1 बनाया। अब 0.001 पावर इधर कहाँ है? 0.001 पावर इधर कहाँ है? D3 पे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका D1 और ये कहाँ किसके बराबर जाके बैठता है। अब आप देखिए, सॉरी, 1000 नहीं है ना, 100 है ये। 199 की बात कर रहे हैं हम। जी नहीं। तो यानी कि इसका D1 इसके D2 के आसपास की पावर निकल के आती है, सेम मेडिसिन से ही, क्रूड से ही। ठीक है, क्रूड से इसका D1 इसके D2 के बराबर है। ऐसे ही जब इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और फार्मेसी में ऐसे ही होता है। हम तो एक एक 2 ड्रॉप, D3 से 4 ड्रॉप, उससे 5 ड्रॉप डाल के, 10 ड्रॉप डाल के ऐसे बना रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल थोड़ा ही है, वो सिर्फ काम चलाऊ डाइल्यूशन है, जिसकी क्यूरेटिव पावर जो है वो कम है। फार्मेसी से जो हम बैक पोटेंसीज लेते हैं, या इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मेरे से पूछते हैं कि 30 कैसे बनेगा, 100, 200 कैसे बनेगा, तो वो काम चलाऊ तो है, ठीक है, वो काम चला लिया हमने डाइल्यूट करके, लेकिन एक्चुअल बैक पोटेंसी वहां पे उसका रोल इसलिए रहता है क्योंकि वहां वो सिक्वेंशियल मेथड से बना हुआ है। तो अब ऐसे ही इसको करते चले जाएंगे, कंपैरिजन भी निकल के आ जाएगा दोनों में कि कौन किसके बराबर है। ये लगभग डबल ही रहेगा, इसका D4 उसका D2 रहेगा, ठीक है, इसका D10 उसका D5 रहेगा, इसका D50 उसका D25 रहेगा। और 199 का रेशियो भी ठीक ठाक यूज होने लगा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, बहुत सारी फार्मेसी उसको बनाने लगी है। ठीक है, सेंटीसिमल स्केल से। तो जब आप डेसिमल स्केल से आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे D1, D2, D3, D4, D5, जो फार्मेसी वाले आपको बोलेंगे। और 199 से बोलेंगे 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, ऐसे बोलेंगे आपको। तो ये D1 ना होके इसको क्या मैं बोलूंगा? 1C, सेंटीसिमल मतलब। ठीक है, डी का मतलब डायल्यूशन नहीं है, डी का मतलब यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल 1, सेंटीसिमल 1। और 147 को मोस्टली जो फार्मेसी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड से डिनोट करते हैं। ऐसे ही सेम आप 147 से निकालिए, और 147 से ना निकाल के 150 से निकालेंगे तो दो और अच्छे से निकलेगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो वहां पे 150 की आप ड्रग स्टैंड निकाल सकते हैं। तो ऐसे जब आप निकालेंगे तो चीजें आपकी समझ में आएगी। दूसरा, मैं इसी फॉर्मूले से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो जब 30 ml में हम ड्रॉप वाइज चीजें मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसा हम मान के चलते हैं, और ऐसा होता भी है कि 20 ड्रॉप डिस्टिल वाटर की जब हम यूज करते हैं तो वो लगभग 1 ml ही होती है। ठीक है, पॉइंट में थोड़ी बहुत इधर उधर, लेकिन डिस्टिल वाटर की, या थोड़ा बहुत RS मिक्स है तो भी 20 ड्रॉप जो है 1 ml डिस्टिल वाटर के बराबर होती है, 20 ड्रॉप। ठीक है, तो जब आप क्या करते हैं, 30 ml में 60 ड्रॉप मिलाते हैं, किसी सिंगल मेडिसिन के 60 ड्रॉप मिलाते हैं, 60 ड्रॉप। तो यानी कि 60 ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? 1 ml। अब यहाँ पे हम इसकी जब ड्रग स्ट्रेंथ निकालेंगे 60 ड्रॉप की, तो वो कैसे निकलेगी? 1 ml, सॉरी, 1 ml है ना हमारी, टोटल तो 1 ही ml है। तो हम 1/30 इसको करके चलते हैं, क्योंकि 30 ml आपका व्हीकल हो गया, 1 ml आपकी मेडिसिन हो गई। 60 ड्रॉप में तो
3 ml होगा, आप लोग भी बोल नहीं रहे हैं कोई। तो 3/30 हो गए। अब आप इसको अगर आगे रेशो निकालेंगे इसका, तो रेशो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/10 इसकी ड्रग स्ट्रेंथ आएगी, और रेशो आएगा 1:9 का। ऐसे ही बनता है, आप देखो चाहे जब आप D3 से D4 भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, 1:9 का रेशो लेते हैं, यानी कि 3 ml मेडिसिन हो गई, 30 ml आपका डिस्टिल वाटर हो गया, तो आपने 1/10 और 1:9 के अकॉर्डिंग चीजों को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, ये एक आपने सीधा सीधा सा रेशो यहाँ पे निकाल लिया। सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपके ml जितनी मेडिसिन है और जितना व्हीकल आपने यूज किया है, इसको आप डिवाइड करें। बस सिंपल फंडा यही है, केवल यही ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, आपने लिया 30 ml डिस्टिल वाटर DW, और इसमें आपने ऐड कर दिया 20 ड्रॉप। 20 ड्रॉप मतलब 1 ml। ठीक है, तो आपका विस्कोसिटी क्या निकलेगा, ड्रग की वैल्यू क्या निकलेगी, मेडिसिन की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/30, 1 ml/30। अब इसको 30 को अब आप रेशियो लगा लो क्या रहेगा इसका, रेशियो आएगा इसका 129। अब आप बताइए ये कौन सा रेशियो है, और एक्चुअल ये है, केमिस्ट्री से ऐसे ही निकलेगा जब आप निकाल लेंगे। ये बहुत जाना पहचाना नहीं है, ना ये 19 है, ना ये 147 है, ना ये 150 है, ना ये 199 है, जब आप 20 ड्रॉप का यूज कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा, कैलकुलेशन उतनी इजी नहीं है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ड्रॉप वाइज मेथड, ये बार बार इधर उधर से चीजें आती हैं। 20 ड्रॉप का मतलब 1 ml, सही है। 1 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, 1/30, 0.03 मान लो आप आएगा। ये आएगी इसकी स्ट्रेंथ जो है ना, ये वाली, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी निकालूं तो इसकी स्ट्रेंथ आएगी 0.1, जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे हम, और ये 0.03 आएगा। अब ये तरीका भी मैं बता रहा हूँ आगे, देखो इसको समझने का तरीका है। ये आया 0.1। अब 0.1 को जब आप फ्रैक्शन में डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन में डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं हम, फ्रैक्शन में जब आप डिवाइड करेंगे तो हम क्या करते हैं, 0.1 को भी 10 से, यानी कि ये आ जाएगा 1/10 ही आएगा। ये आप समझो 0.1 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ऊपर भी 10 से करते हैं हम और फिर नीचे भी 10 से करते हैं, नीचे तो कुछ है नहीं तो 10 हो गया, यानी कि जब हम इसको निकालेंगे तो ये वही आएगा 1/10, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, 0.1 का 10 हो जाएगा, नीचे 10 है ही, तो 1/10 ही आ जाएगा। और जब हम इसका रेशो निकालते हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू आई है फ्रैक्शन बना के, उसमें से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, 10 में से 1 माइनस करते हैं, और फिर ये 19 आता है। ये एक्चुअल जो फार्मेसी की बुक है जहाँ पे डाइल्यूशन लिखे हुए हैं सारे, क्योंकि सब कुछ होम्योपैथी से ही लिया गया है, वहीं से सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, सब उसी तरीके से, इसी जैसे वहां पे लिखा हुआ। अब आप 30 ml में आ जाइए, और ये कोई ऐसा नहीं है, सोल्यूशन और सोलवेंट सब जगह एक ही रहते हैं कि भाई ये वहां का अलग है यहाँ का अलग, सब जगह ऐसे ही काम करता है। और मैं आपको, आप ये ना समझे तो भी ठीक है, मतलब आपकी समझ में ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बूंद डालने से क्या क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या वो डाइल्यूशन बनते हैं। तो 0.03 आपका आया, यानी कि 0.03 को जब आप फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/100।
यानी कि 100 से आपने ऊपर गुना करी, मल्टीप्लाई किया, 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 3/100। अब 3/100 का जब आप रेशियो निकालेंगे, 100 में से 3 लेस करेंगे, तो 3 में से 3 लेस किया 1, और 100 में से 3 लेस किया 97। यानी कि जब आप 30 ml में 20 ड्रॉप डालते हैं तो ड्रग स्ट्रेंथ बनती है 0.03, जो स्टैंडर्ड डाइल्यूशन कहीं नहीं है 19 का। 19 के स्टैंडर्ड डाइल्यूशन में आएगा 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, D4, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। D10 में 10 बार जीरो आएंगी, ठीक है, 9 बार जीरो आएंगी और बाद में एक आएगा, यानी कि 10 कैरेक्टर वहां पे आएंगे। तो 197 यानी कि लगभग 199 से आपने 0.03, 0.03 किस में आता है अब आप बताओ? जीरो के बाद 1, जीरो के बाद 1 D2 में आया, यानी कि D3 के बाद जो डाइल्यूशन बना लगभग वही डाइल्यूशन ये रहेगा, क्योंकि वही ड्रग स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही है इसकी, बस यहाँ पे 1 का 3 हो गया। 1 का 3 होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और उसको अगर आप छोड़ भी दें तो अब आप देखिए आपका रेशो क्या रहा, 197 का रेशो हो गया, यानी कि व्हीकल 97 पार्ट हो गया, एक पार्ट आपकी मेडिसिन हो गई। क्योंकि डाइल्यूशन हमेशा सिक्वेंशियली ही बनेंगे, ये चीज दिमाग से निकाल दो कि हमने इतनी ड्रॉप डाल के यूज किए तो ये बन गया, इतनी ड्रॉप डाल के यूज की तो ये बन गया, नहीं, कभी नहीं बनेगा वो। डाइल्यूशन जहां से लिए गए हैं, जिस थ्योरी से लिए गए हैं, वो थ्योरी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो सिक्वेंसली ही बन पाएंगे, D1 से D2 से D3 से D4, D4 से D5, D5 से D6। अब आप इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लेना अपने आप कि जब आप 5 ड्रॉप डालते हैं तो क्या बनता है, बस उसको ml में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे अगर आपकी ड्रॉप कम है, मान लो 30 ml में आपने डाली 6 ड्रॉप, तो 6 ड्रॉप को कैसे निकालेंगे आप? एक ml में 20 ड्रॉप होती है, तो 6 ड्रॉप में कितना होगा? 6/20, ठीक है। यानी कि ये आना चाहिए 0.03, 0.03 कितने ml? 0.03 या 0.3? 0.3 ml। जब 6 ड्रॉप डालेंगे तो 0.3 ml आएगा। अब आगे फिर आप इसको ऐसे ही बनाते चले जाओ, ठीक है। कैसे बनाओगे? 0.3 को आप डिवाइड करोगे 30 से, जो आपने डाल, ऐसे ही अगर आपका व्हीकल 100 ml है तो आप 100 ml से डालिए, ठीक है। अब आप आइए, जब चलो मैं 100 ml में आता हूँ, ये भी बहुत फेमस है, मैं भी कई बार बताता हूँ इसको, कि जब हम 100 ml में 2 ड्रॉप डालते हैं, 100 ml में आपने क्या मिक्स किया? 2 ड्रॉप, और 2 ड्रॉप इज इक्वल टू कितना आएगा? ml कितना आएगा? 2/20, यानी कि 0.1 ml, 0.1 ml आया। अब आप इसको 0.1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1/1000। तो अब देखिए एक्चुअल में हम क्या बनाते हैं, जब हम 100 ml में 2 ड्रॉप डालते हैं तो हम 1,999, 1/999, 1000 वाला जो मिलीसिमल जो स्केल है वो यूज करते हैं, और बहुत डीप में जाके काम करता है ये। इसलिए स्किन डिजीज में ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। किसी भी मेडिसिन की 2 ड्रॉप उसमें डाल दो, ठीक है, या मिक्सचर बना के उसकी 2 ड्रॉप डाल दो, या फिर अलग अलग सभी मेडिसिन की भी 2-2 ड्रॉप डालेंगे तो भी लगभग यही चीजें निकल के आएंगी। हालांकि मिक्सचर को अलग तरीके से निकाला जाता है, अगर मिक्सचर बनाया जाए तो हर मेडिसिन की विस्कोसिटी अलग अलग निकलेगी, फिर आपस में वो जोड़ी जाएगी। मान लो 3 मेडिसिन है, तीनों की 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, ऐसे 5 है, तो 0.5 हो जाएगी फिर उसकी विस्कोसिटी। क्योंकि भाई आपने क्या किया, आपने
पानी लिया, पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच कुछ और डाल दिया आपने, फिर नींबू निचोड़ दिया, तो विस्कोसिटी पानी की तो बढ़ती जा रही है ना, सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं तो विस्कोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही आपने 4 मेडिसिन डाली तो चारों के मेडिसिनल पार्ट उसमें डले हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बस समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये चीजें, ये फ्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में हम जब ड्रॉप डालते हैं तो उससे मेडिसिनल पावर भी चेंज होती है, मतलब विस्कोसिटी भी चेंज होती है। सबसे बड़ी चीज है कि रेशियो चेंज होता है। हम अलग अलग रेशियो में काम करते हैं जब भी अलग अलग ड्रॉप हमारी डाली जाती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 ml में 2 ड्रॉप डाल के आप D1000 कैसे बनाएंगे? कैलकुलेशन करो आप, केमिस्ट्री की कौन सी विंग से करेंगे? D1000 का मतलब समझ रहे हैं आप? D1000 मतलब क्रूड से लेके 999 बार आपने डाइल्यूट किया। क्रूड की एक ड्रॉप को आप 999 बार डाइल्यूट करेंगे तब D1000 बनेगा। वो आपका रेशो देखो क्या बैठ रहा है, आप यहाँ डाल के देख लो। आप ये जैसे मैंने बताया इसको ऐसे ही डाल के देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए खैर, बाकी डिस्कशन फिर होता रहेगा। 2 मिनट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, फिर मीटिंग एंड हो रही है। ना 1 लीटर में एक ड्रॉप डालने से 1000 बनता है, ना 2 लीटर में एक ड्रॉप डालने से बनता है। सिर्फ कैलकुलेशन से निकालो तब पता चलेगा क्या बनता है। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो। हेलो सर। हाँ सर, बोलिए। सर आज ना मेरे पास एक पेशेंट आया था साइड का। हाँ जी। उनके लेफ्ट साइड में थी प्रॉब्लम। हाँ जी। सर उनको मैंने फिर जो आपने बोला था आर ई दिया था, हाँ। और जो कंप्रेक्स आपने बताया था आर ई वाला, हम्म। वो साथ में दिया सर। जी। तो उसको मैंने बोला था वैसे अप्लाई कर लेगा, काम करेगा सर, जैसे ड्रॉप डाल के जहाँ पे पेन था उन पे। हाँ हाँ, कर देगा, चलिए। ठीक है सर। लेफ्ट साइड में वाई तो नहीं ले सकते हम? हाँ, ले जैसे सकते हैं कई सर। लोग। एक्चुअली बहुत ज्यादा पेन है तो आर ई से रिलीफ मिलता है, और अगर हम डायगनली देखें तो फिर वाई सही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पेन है तो शुरू में आर ई से रिलीफ मिलता है। वो सर बोल रहे थे मुझे 20 इंजेक्शन लगवा लिए हैं उन्होंने एलोपैथी से। हाँ, तो आर ई अप्लाई तो कराओ। आर ई वाई हाँ अल्टरनेट भी जी। कर सकते हैं। जी सर। ये जो डाइल्यूशन के बारे में मैंने बताया है इतना सारा, हाँ जी। जिसकी समझ में आया जी इसको पढ़ सर। के देखना एक बार ना, और फिर देखना कि जब हम कितनी ड्रॉप डाल के क्या बनता है तो एक्चुअल में हम क्या बना रहे हैं। जी सर। सर जैसे 27 ml वाटर और 3 ml मेडिसिन, हाँ जी। इससे बिल्कुल सही बनेगा सर, जैसे 4 से 5, 5 से 6। सर 1 बाय 1 सिक्वेंसली तोड़ के बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा, चाहे 30 से बनाए चाहे हाँ जी। 27 से बनाए। जी मैं सर। एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ कि ड्रॉप वाइज देने से क्या बनता है। हाँ जी। हाँ ठीक है ना, सिक्वेंसली सही बनेगा, कैसे बनेगा। जी। थैंक यू।